हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट बंद कर लें, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि दोस्तों, मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी चुड़ैल का खौफ, जो बिल्कुल खौफनाक सस्पेंस से भरी है। तो अगर आपने इस मिस्टीरियस कहानी को मिस कर दिया है तो जाकर देख ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। गिरीश आज 20 वर्ष बाद अपने गांव में स्थित अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस आया था। वो अपने बच्चों की जिद पर यहां समर वेकेशन पर आया था। कार उसकी हवेली के सामने आकर रुक गई तो उसमें से गिरीश की पत्नी स्टेलिना, जो कनाडा की थी, उसके 3 बच्चे और उसका गहरा मित्र सुरेश निकले। उन्हें देखकर शंभू, जो गिरीश का शाही नौकर था और कई वर्षों से वीरान पड़ी हवेली की हिफाजत कर रहा था, दौड़ता हुआ आया। उसके पूर्वज भी यही सेवा देते थे। शंभू ने सामान उठाकर चल दिया। सुरेश, ये हैं शंभू काका, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी हवेली की देखरेख करते हैं। गिरीश के बच्चे भी शंभू के साथ उछलते हुए हवेली की ओर बढ़ गए। स्टेलिना सामने वीरान और शाही ठाट से खड़ी हवेली को देखे जा रही थी। सुरेश और गिरीश अपने जॉब के सिलसिले में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवेली में जो चमक और खूबसूरती 20 साल पहले थी, वो खो चुकी थी। उसकी जगह उस पर उगी घास और हरी शैवाल ने ले ली थी, जो उसकी जर्जर हो चुकी स्थिति से अवगत करा रही थी। जैसे ही गिरीश मेन गेट से अंदर घुसने वाला ही था कि उसकी नजर सामने खड़े पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। एकाएक उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसकी बातें रुक चुकी थीं और उसके चेहरे पर गंभीर रेखाएं उभर आईं। वह थोड़ा रुका और उस बरगद के पेड़ की ओर अपना धूप का चश्मा उतार कर देखने लगा। कुछ पल के लिए गिरीश अपनी बीती यादों के समुद्र में डूब सा गया। उसके अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या हुआ? कहां खो गए? स्टेलिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कहीं नहीं। तो फिर चलें, बच्चे वेट कर रहे होंगे अंदर और रमेश भी। ओह हां, चलो। जैसे ही गिरीश अंदर गया तो सामने शंभू काका को बच्चों से घिरा हुआ देखकर मुस्कुराकर कहा, शंभू काका, बच्चे बड़े जल्दी आपसे हिल मिल गए हैं। जी गिरीश बाबू, मैंने आप सबका सामान सबके कमरे में लगा दिया है और आप सब हाथ पैर धोकर बैठक में आ जाइए। खाना तैयार है। ठीक है। और हां, आपने बच्चों को प्लेसमेंट और उस बरगद के पास जाने से मना कर दिया है ना? जी बाबू, शाम का समय हो चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। शंभू काका, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? अकेले इतना सारा काम करते हो, कोई और रख लो साथ में हेल्प के लिए, गिरीश ने खाना खाते हुए कहा। साहब, कोई भी तैयार नहीं है इस हवेली में काम करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, दिन भर काम करते हैं और रात को ही भाग जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है सामने वाले बरगद के पेड़ से। क्या बकवास है, और आप भी ऐसी बातें करते हो। देखिए, इन बच्चों को कितने डर गए हैं आपकी फालतू बातों से। वास्तव में सब बच्चे डर चुके थे। वे खाना छोड़कर शंभू काका का मुंह ताक रहे थे। माफी चाहूंगा बाबू, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने बोल दिया। रमेश और स्टेलिना दोनों बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और फिर सब खाना से निपटकर बाहर आ गए। सूरज ढल जाने के बाद मौसम सुहाना हो गया था। ठंडी हवा बह रही थी। साथ में हवेली के बगीचे में फुलवारी से फूलों की मंद मंद खुशबू सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी, जो शहरों की दूषित वायु में कहां थी। सभी लोग सुकून महसूस कर रहे थे। डैडी, गिरीश के सबसे बड़े लड़के ने हाथ पकड़ते हुए कहा। हां बेटा, बोलो क्या बात है? पापा, उस पेड़ पर भूत रहता है? पीयूष ने उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं बेटा, वहां कोई नहीं रहता, पर शंभू काका तो बोल रहे थे कि वहां चुड़ैल रहती है। अरे, वो तो आप सबको डराने के लिए कह रहे थे। वहां चुड़ैल नहीं, जंगली जानवर रहते हैं। आपने देखा, यहां पास में जंगल है और कोई गांव या हॉस्पिटल नहीं है। दरअसल उस हवेली के आसपास कोई घर नहीं था, बस जंगल के सिवाय। रात हो चुकी थी। शंभू काका ने सभी गेट सावधानी पूर्वक लगा दिए और प्रकाश के लिए मोमबत्तियां जला दी। सब रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए।
सभी आराम से सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे गिरीश के कानों में एक अजीब सी आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। गिरीश ने पलट कर देखा तो स्टेलिना सो रही थी। गिरीश उठकर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि हवेली के बगीचे में कोई है। उसने अपने रूम की खिड़की को खोलकर देखा तो पाया कि बगीचे में कोई भी नहीं है। किसी के चलने की आहट उसका भ्रम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली दफा हुआ था। ऐसा सोचते हुए गिरीश अपने बेड की ओर जैसे ही मुड़ा, तभी किसी के चीखने की आवाज उसके कानों को चीरती हुई चली गई। पहले तो वह बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो सामने खड़ा बरगद का पेड़ उसे हिलता हुआ प्रतीत होता है, और फिर उसे वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जो बेहद खौफनाक थी। गिरीश का सारा बदन हिल गया और दिमाग सुन्न हो गया था। वह उस आवाज को तुरंत पहचान गया। उस आवाज में दर्द और दहशत उसे साफ साफ महसूस हो रही थी। वह गुमसुम सा अपने बेड पर आ गया। उसे डर भी था कि कहीं ये आवाजें उसके लिए मौत का सबब न बन जाएं। इन्हीं से तो दूर उसे कनाडा जाना पड़ा था, और इसी तरह उसकी करवटें बदलते हुए रात कट गई। सुबह जब उसने आंखें खोली तो सामने स्टेलिना कॉफी ली खड़ी मुस्कुरा रही थी। गिरीश ने एक अंगड़ाई ली और कॉफी को टेबल पर रखकर खिड़की से झांका तो बरगद का पेड़ रात को जितना भयानक लग रहा था, उतना ही अच्छा सुबह दिख रहा था। उसने बगीचे की ओर देखा तो उसके सारे बच्चे रमेश अंकल के साथ खेल रहे थे, और पास ही में शंभू काका खड़े थे। गिरीश के दिमाग में रात वाली घटना घूम रही थी। वह परेशान था कि कहीं रात वाली घटना का उसके अतीत से कोई संबंध न हो। अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वह कल ही इस हवेली को छोड़कर वापस कनाडा चला जाएगा। ऐसा निश्चय करके वह कॉफी पीने लगा। रमेश एक फोटोग्राफर है, उसे नेचर की फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। शंभू काका, प्लीज आप इन बच्चों को यही खिलाइए, तब तक मैं 1-2 शॉट लेकर आता हूं। जी साहब। रमेश वहां के मनोरम दृश्य में ऐसा खो गया कि उसे यह नहीं पता चला कि वह कब फोटो खींचते खींचते उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। उसे वह बहुत अच्छा लगा तो उसने उस पेड़ की भी फोटो लेने के लिए जैसे ही कैमरा रोल किया, उसकी चीख निकल पड़ी। उसने कैमरा झटके से फेंक दिया जैसे उसमें बिजली दौड़ गई हो। उसने डरते डरते खुद पर काबू पाया और हिम्मत करके कैमरा उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैमरा जो दिखा रहा है वह वास्तव में है ही नहीं, बरगद पर कुछ भी नहीं है। उसने फिर से कैमरे में देखा तो उसके पसीने छूट गए। सामने बरगद पर एक खौफनाक चेहरे वाली औरत दिख रही थी, जिसके हाथ और चेहरे समेत पूरे शरीर से खून रिस रहा था, और उसके लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बंधे हुए थे, जो लगातार उसे घूर रही थी। मुझे आजाद कर दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस औरत के भयानक चेहरे से आवाज आई। रमेश पागल सा गिरता भागता हुआ शंभू काका के पास पहुंचा। उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर गिरीश, स्टेलिना और बच्चे सब डर गए थे। शंभू काका, आप सारा सामान वापस कार में रखिए, हम वापस जा रहे हैं। कुछ दिन हम अपने ग्वालियर वाले घर में रहेंगे और फिर कनाडा जाएंगे। हमें यहां नहीं रुकना। मुझे तो कुछ गलत होने की आशंका लग रही है, कहीं वो वापस ना आ जाए। गिरीश ने घबराते हुए कहा। स्टेलिना, रूबी तुम्हारे पास है क्या? चलो, हमें ग्वालियर के लिए अभी निकलना है। नहीं, मेरे पास नहीं है रूबी। क्या? सब यही खड़े हैं तो रूबी कहां है? रमेश ने कहा। शंभू काका, उसे बुलाकर लाओ, कहना हमें अभी निकलना है। देखना कहीं वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास तो नहीं है। जी। वास्तव में रूबी, गिरीश की बड़ी लड़की, खेलते खेलते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। वह अपने खेल में मग्न थी कि तभी एक हल्की आवाज ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। रूबी, बेटा। रूबी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी जो कि बरगद के पेड़ से चिपकी हुई थी। आप कौन हैं आंटी? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां दूंगी, तुम्हारी पसंद की। आप वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो, उस औरत ने रूबी को अपने हाथों को दिखाते हुए कहा। ओह माय गॉड, किसने किया ऐसा? आपके हाथों से खून निकल रहा है। इतना कहते हुए रूबी उस औरत के पास पहुंच गई। ये सब मेरे पति ने किया है, वो मेरे हाथ बांध गए हैं। क्या तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी खोल देती हूं। तभी पीछे से रमेश और शंभू काका की आवाज सुनाई दी, जो रूबी को बुला रहे थे। मुझे रमेश अंकल बुला रहे हैं। बुलाने दो, तुम मेरे हाथ खोल दो ना।
मेरे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ खोलने के बाद तुम चली जाना। ओके। तभी रूबी के पास आकर शंभू काका ने कहा, यहां क्या कर रही हो? तुमको वहां सब ढूंढ रहे हैं। यहां आने के लिए मना किया था ना तुमसे, फिर भी चली आई। वो आंटी ने मना किया था ना बोलने को। इतना कहकर जैसे ही रूबी पीछे मुड़ी तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है, सिवाय उसके हाथ में कलावे के, जिससे उस औरत के हाथ बंधे हुए थे। कौन आंटी? कैसी आंटी? कोई नहीं है यहां। और ये कलावा तुम्हारे पास कैसे आया? शंभू काका ने परेशान होते हुए कहा। हां, ये कलावा उन्हीं के हाथ में था जिससे वो बंधी हुई थी और खून भी निकल रहा था। पता नहीं कहां चली गई। क्या सब अनर्थ कर दिया तुमने? भागो यहां से। शंभू काका रूबी का हाथ पकड़कर हवेली की ओर दौड़ पड़े। उस बरगद पर बैठी वही औरत की आंखें अंगारों की तरह लाल और चेहरे पर रहस्यमयी हंसी थी, जो सामने दूर हवेली की तरफ भाग रहे लोगों पर थी। गिरीश बाबू, अनर्थ हो गया। क्यों? क्या हुआ? आपकी बेटी ने उस पुराने वाले बरगद की चुड़ैल को आजाद कर दिया। क्या? कौन बरगद वाली चुड़ैल? स्टेलिना ने कहा। पहले तुम जल्दी से निकलो और कार में बैठो, सब पता चल जाएगा तुमको। ओके रमेश यार, चलना जल्दी से कार में बैठ, गिरीश ने हड़बड़ाते हुए कहा। ओके लेट्स गो। सब दौड़कर कार के पास पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि कार के चारों टायर पंचर हो गए थे, जो कुछ देर पहले सही थे। सबका डर से बुरा हाल हो गया था। अचानक हवेली के अंदर से शंभू काका की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उनके पास पहुंचे तो देखा कि वह जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। गिरीश भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। शंभू काका के चेहरे पर नाखूनों के चिरने के निशान बने हुए थे, जिनसे ढेर सारा खून बह रहा था, जो बहुत भयंकर था। उससे भी भयंकर शंभू काका द्वारा गिरीश को बताई गई बात थी, जिसने गिरीश को एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम्हारी बेटी ने उसे गलती से आजाद कर दिया है और वह वापस लौट आई अपना बदला लेने के लिए। अब वह अपने द्वारा कही गई हर बात को सही करेगी। वह अभी भी यहीं कहीं पास में है। इतना कहकर शंभू ने दम तोड़ दिया। सभी इस हादसे को देखकर बहुत डर गए। गिरीश अपने सर को पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि अब वह अपनी फैमिली के साथ उस हवेली में फंस चुका था। उसने सभी को उस हवेली में बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। गिरीश ने सभी को साथ में लेकर एक कमरे में बंद कर लिया। रात में उस वीरान हवेली में पड़ी एक इंसानी लाश से माहौल बेहद डरावना हो चुका था। सब डरे हुए थे। स्टेलिना अपने बच्चों को खुद से चिपकाए हुए डरी और असमंजस में थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। रमेश और गिरीश घबराए हुए थे। तभी उन्हें बाहर से दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। गिरीश ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो हवेली का मेन गेट तोड़कर खोला गया था, जो किसी आम इंसान के बस में नहीं था। उसने देखा कि गेट से एक लहूलुहान औरत अपने पैर घसीटते हुए शंभू की लाश की ओर बढ़ रही थी। वो औरत कोई और नहीं, पुराने बरगद की चुड़ैल थी। उसने शंभू का एक हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। लाश के खून से जमीन पर घसीटने के निशान बन गए थे। गिरीश ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर डर से बेहाल हो गया था। चुड़ैल के जाने के बाद एक जोरदार हवा का झोंका आया और बैठक में रखी सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, जो उस चुड़ैल की मौजूदगी का अंदेशा दे रही थी। रमेश और गिरीश बुरी तरह से कांप गए और भागकर बेड पर सभी बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी कमरे में रखी अलमारी से कोई कांच की वस्तु नीचे गिरकर टूट गई। बच्चों की चीख निकल पड़ी और रमेश, गिरीश भी कांप गए। सभी डरकर भगवान का नाम लेने लगे। उधर अंधेरे में अलमारी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो रमेश ने अपने फोन की फ्लैश ऑन कर दी। फ्लैशलाइट में सबको जो भी दिखा वह बेहद खौफनाक और डरा देने वाला था। अलमारी के निचले हिस्से से वही चुड़ैल का सर निकल रहा था, फिर हाथ और फिर पिछला हिस्सा। वह रेंगती हुई उन सबकी तरफ बढ़ने लगी। चुड़ैल खून जैसी लाल और खून से लथपथ भयानक चेहरा गिरीश को गुस्से से घूरे जा रही थी। बच्चों और स्टेलिना का डर से चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल था। सारा कमरा चीखों से गूंज रहा था, लेकिन वह चुड़ैल लगातार रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी ओर बढ़ रही चुड़ैल रुक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह डर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी रमेश ने अपना फोन अपनी ओर मोड़कर देखा तो उसे याद आया कि उसने अपने फोन की वॉल पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई है, जिससे वह चुड़ैल आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही थी।
रमेश ने हिम्मत करके बेड से उतरकर उस चुड़ैल को लगातार हनुमान जी की तस्वीर दिखाने लगा, जिससे वह चुड़ैल घबराकर गायब हो गई। मैं फिर आऊंगी, कोई नहीं जा पाएगा यहां से। चुड़ैल सबको चेतावनी देते हुए वहां से चली गई। सब शांत और भगवान का धन्यवाद दे रहे थे। पूरी हवेली मौन सागर में विलीन थी। रमेश और गिरीश हवेली से निकलने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने फोन में देखा तो 3:28 हो रहे थे। तभी उनका ध्यान फोन की बैटरी पर गया, जिसमें केवल 1% बचा था। दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए, क्योंकि फोन कभी भी बंद हो सकता था। गिरीश, तेरा फोन कहां है? रमेश ने घबराते हुए कहा। मेरा फोन तो शायद बैठक में है, टेबल पर। तेरा पावर बैंक कहां रखा है? उससे चार्ज कर लेना यार जल्दी से। फोन ऑफ नहीं होना चाहिए। ओह, मैं उसे कार में ही छोड़ आया। क्या? हां, अब क्या होगा? अब हम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते हैं और न ही फोन ऑफ होना चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा। कैसे? भगवान करे फोन बंद ना हो तो हम तेरा फोन या अपना पावर बैंक उठाकर लाएंगे और इस तरह से रात भी कट जाएगी। सुबह होते ही हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हां, सही कहा तुमने, चलो जल्दी। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े तो फोन वाइब्रेट के साथ बंद हो गया। सभी कांप उठे। बच्चों ने डर से रोना शुरू कर दिया। रमेश और गिरीश भी डर से दबे पांव बेड पर पहुंच गए। अब हवेली में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद हवेली के मैन हॉल में कुछ हलचल हुई। सभी पसीने में सराबोर थे। पांव की आहट मैन हॉल से उनके कमरे तक आकर रुक गई। सभी का डर से बुरा हाल हो रहा था। सब भगवान को याद कर रहे थे। तभी उन सब का बेड जोर से हवा में उठा और तेज आवाज से नीचे गिर पड़ा। सभी चीख कर कमरे में बिखर गए और खुद को छिपाने लगे। सारे कमरे में भयंकर आवाजें गूंजने लगीं और इन्हीं आवाजों में, पापा मुझे बचा लो, कोई मुझे खींच रहा है, आह बचाओ। यह आवाज रूबी की थी। वह वास्तव में उस चुड़ैल के शिकंजे में थी। उस कमरे का गेट जो अंदर से लॉक था, वह एक जोरदार आवाज के साथ खुला और रूबी रोती और चीखती हुई घिसटते हुए निकल गई। उसके बाल उस चुड़ैल के हाथ में थे, मगर अंधेरे के कारण उसे कोई देख नहीं पाया। रूबी बेटा, कहां हो तुम? गिरीश और रमेश दौड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हवेली के गेट पर पहुंचे तो सीढ़ी से फिसलकर गिर गए और गिरीश के हाथ किसी फुटबॉल जैसी चीज पर पड़ गया। उसे टटोलकर देखा तो पाया कि वह किसी तरल पदार्थ में भीगी हुई है। तभी उसका हाथ उसके बालों पर पड़ा तो उसकी चीख निकल पड़ी। वह वस्तु फुटबॉल नहीं, शंभू का सर था। उसके बाल छोटे थे। वह भागता हुआ रमेश के साथ उसी कमरे में पहुंच गया जहां उसने देखा कि स्टेलिना बेहोश हो चुकी थी। गिरीश भी घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। रमेश ने सब बच्चों को संभाल लिया। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे शंभू और रूबी की तरह। रूबी, मेरी बेटी। सूर्य की किरणों की लालिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। मौसम रोजाना की तरह खुशनुमा था, मगर गिरीश की फैमिली के लिए काफी बुरा और दहशत भरा हुआ था। तभी कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मैन हॉल में फर्श पर खून बिखरा पड़ा है, जो शंभू का था। सब डरते हुए बाहर पहुंचे तो देखा कि शंभू के शरीर को बर्बरता से क्षतविक्षत किया गया था। यह सब देखकर स्टेलिना और पीयूष को उल्टियां होने लगीं। सबने कई प्रयास से हालत पर काबू पाने की कोशिश की, मगर सबकी हालत गंभीर होती जा रही थी। सभी पागलों की तरह रूबी को ढूंढ रहे थे। गिरीश को कुछ याद आया और वह दौड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसने वहां देखा कि रूबी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। गिरीश ने दौड़कर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। रूबी भी होश आने पर अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। सभी वहां पहुंच गए और रूबी को सही हालत में देखकर खुश हुए। गिरीश रूबी को उठाकर जैसे ही हवेली की ओर मुड़ा, उसे रमेश की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि रमेश बरगद पर लटका हुआ है। उसके गले में बरगद की जड़ों से फांसी लगी हुई है और वह छटपटा रहा था। गिरीश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही गिरीश की निगाह बरगद के पेड़ के ऊपर गई तो चीख कर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि ऊपर वही खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल बैठी मुस्कुरा रही थी। इधर रमेश जिंदगी की लड़ाई मौत से हार गया था। उसकी सारी हलचलें बंद हो चुकी थीं। गिरीश खड़ा होकर सबको साथ लेकर हवेली की तरफ दौड़ा। गिरीश ने सबको कार में बिठा दिया। तुम लोग यहीं पर बैठना, ओके, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। आप कहां जा रहे हैं? आप भी अंदर आ जाइए, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? पहले मेरी बात सुनो, कार को अंदर से लॉक कर लो। जब तक मैं ना कहूं तब तक कार से बाहर मत निकलना, ओके? गिरीश हवेली के सामने वाले रास्ते पर दौड़ता हुआ चला गया। स्टेलिना और बच्चे बेहद डरे और सहमे हुए कार में बैठे हुए थे।
कार में शिवजी की मूर्ति थी, जिससे चुड़ैल का उसमें प्रवेश कर पाना मुश्किल था। कुछ मिनटों बाद जोर की हवा चली और कुछ देर बाद रुक गई। धूल की वजह से कार में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा धीमी हुई तो कार के विंडो ग्लास पर स्क्रैच के निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंचे गए हों। उन निशानों में खून भी लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि चुड़ैल उनके पास में ही है। तभी कार की छत से किसी के रेंगने की आवाज आई और देखते ही देखते सामने वही भयानक चेहरे वाली औरत का चेहरा दिखा, जिससे कार का आगे वाला ग्लास खून से लाल हो गया। ये सब देखकर सभी चीख कर एक दूसरे से चिपक कर बैठकर रोने लगे। फिर सब शांत हो गया। सबने देखा गिरीश एक तांत्रिक के साथ चला आ रहा है। गिरीश सभी को अपने साथ लेकर हवेली की बैठक में पहुंच गया। यह बहुत ही खतरनाक आत्मा है। ये कई वर्षों से बंधक होने और अपना बदला न लेने के कारण बहुत गुस्से में है, और इसका गुस्सा इसको ज्यादा ताकतवर बनाता है। इसे आजाद करना तुम लोगों की मूर्खता है। तो कुछ कीजिए ना स्वामी। कर ही तो रहा हूं। ये आत्मा कितनी भी खतरनाक हो, उसे मैं पहले की ही तरह बंधक बना लूंगा। बाबा, ये आत्मा कौन है और हमसे क्यों बदला लेना चाहती है? गिरीश, ये कौन है? स्वामी जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। आप क्रिया प्रारंभ कीजिए, इन्हें मैं समझा देता हूं। गिरीश स्टेलिना को एक साइड ले जाकर समझाने लगा। गिरीश, हाँ स्वामी जी, ये लो रक्षा सूत्र, इसे सबकी कलाई पर बांध दो, जिससे वह नापाक रूह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी स्वामी जी। गिरीश ने सबके वह धागा बांध दिया। उसने देखा कि रूबी वहां नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए द्वार पर गया तो स्टेलिना ने गिरीश का हाथ पकड़कर कहा, मैंने पूछा ना कि ये औरत कौन है और हम सबसे किस बात का बदला ले रही है? जल्दी बताओ, मुझे सच जानना है। ओके सुनो, ये मेरी पहली पत्नी सीमा है। व्हाट? हाँ, आगे सुनो। इसके लड़का नहीं हुआ तो इसने काले जादू का सहारा लिया और इसकी नीचता यही नहीं रुकी। इसने लड़के के लिए मेरी बेटी प्रिया और मेरे पेरेंट्स को भी बलि चढ़ा दिया। इसलिए गांव वालों ने इस डायन को मार डाला। ओह माय गॉड! मरने के बाद भी जिस तरह से वो सभी को मार रही है, उसी तरह से मारने लगी तो इन्हीं स्वामी जी ने इसे बरगद के पेड़ पर बांध दिया। अब क्या होगा गिरीश? चिंता की कोई बात नहीं, अब स्वामी जी सब संभाल लेंगे। गिरीश! हाँ स्वामी जी, जल्दी से मेरे पास आओ। क्यों, क्या हुआ स्वामी जी? गिरीश दौड़ते हुए तांत्रिक के पास जाकर पूछा। ये देखो, नींबू का रंग लाल पड़ गया है। इसका मतलब यह है कि आत्मा यहीं कहीं पास में ही है। सबको बुला लो, साथ में ही रहना। वो आत्मा ताकत के साथ चतुर भी है। स्टेलिना, सब हैं पर रूबी कहां है? पता नहीं, अभी तो साथ में ही थी। ओह माय गॉड, रूबी! गिरीश ने चिल्लाकर रूबी को आवाज दी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारे हॉल में धूल छा गई। पापा! सामने से रूबी के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा तो सामने रूबी अपनी आंखों को मलते हुए आ रही है। बेटा कहां थी? क्या हुआ? जल्दी मेरे पास आओ। रूबी दौड़कर तांत्रिक के पास पहुंचकर उससे लिपटकर रोने लगी। बाबा, मुझे बचा लो, वो सबको मार डालेगी। डरो मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा, अब मैं आ गया हूं ना। तांत्रिक ने रूबी को समझाते हुए कहा। तू भी मरेगा कमीने, उस दिन तूने मुझे बंधक बना लिया था। अब नहीं जा, मर तू। रूबी की आवाज में उस चुड़ैल की आवाज थी। तांत्रिक कुछ कर पाता? तब तक रूबी ने पास में पड़े चाकू से हमला कर दिया और तांत्रिक की पीठ के आर पार कर दिया। हमले से तांत्रिक छटपटाने लगा। रूबी तांत्रिक के सीने पर सवार होकर चाकू उसके गले पर रखते हुए कहा, निगाह हटी तो समझ दुर्घटना घटी। ये क्या किया तुमने रूबी? गिरीश ने रूबी को पकड़कर कहा। मैं रूबी नहीं, तेरी मौत सीमा हूं। याद कर उस दिन कैसे मैंने तुझसे अपनी और अपनी बेटी की जान की भीख मांगी थी। ले, अब तू भी मर। रूबी के शरीर में समाई सीमा की आत्मा गिरीश की कलाई में बंधा धागा देखकर चली गई। रूबी बेहोश होकर गिरीश की गोद में गिर पड़ी। गिरीश रूबी को गले से लगाकर रोने लगा। सभी लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सब लोग एक समूह में बैठ गए और ईश्वर को मानने लगे कि इस आफत से छुटकारा मिल जाए। गिरीश अभी तक रूबी को गले लगाकर रोए जा रहा था। रूबी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। उसने हल्की मुस्कान से चाकू फिर से उठा लिया और गिरीश की उस कलाई पर हमला कर दिया जिस पर वह धागा बंधा हुआ था। धागा कटकर अलग हो गया। गिरीश दर्द से तिलमिला उठा। उसने देखा कि सामने रूबी अपने हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी।
स्टेलिना ने भागकर रूबी को पकड़ लिया। उसकी कलाई में बंधे धागे के स्पर्श से सीमा की आत्मा भाग गई और रूबी बेहोश होकर स्टेलिना की बाहों में गिर पड़ी। उसी वक्त गिरीश की चीख सुनाई दी। स्टेलिना ने देखा कि चुड़ैल गिरीश के पैर पकड़कर उसे बाहर खींच ले गई। सभी बच्चे और स्टेलिना रोते हुए गिरीश को छुड़ाने के लिए भागे। उन्होंने देखा कि चुड़ैल गिरीश को बरगद के पेड़ के पास ले गई। सभी वहां पहुंचकर देखते हैं कि गिरीश बरगद की जड़ों से जकड़ा हुआ है और चुड़ैल उसके गले को अपने खूनी नाखूनों से काटना चाहती है। रुको, मेरे पति और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए। हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान तुम्हें ऐसे नीच काम के लिए कभी माफ नहीं करेगा, स्टेलिना ने रोते हुए कहा। स्टेलिना की बात सुनकर चुड़ैल ने अपनी अंगारों जैसी लाल आंखों से स्टेलिना की ओर देखा। मैंने कौन सा नीच काम किया है? तुझे क्या पता, तू भी मेरी तरह ही भोली है। इसी ने किया है नीच काम। सुनना है तो सुन। मेरे पापा के पास बहुत सारी जायदाद थी, तो इसने उनको फंसाकर मुझसे शादी कर ली। और जब मैं इसे औलाद के रूप में लड़का न दे पाई, तो इसने उस ढोंगी स्वामी के साथ मिलकर घिनौनी चाल चली। उसे मेरे पास भेजा और कहलवाया कि मैं एक पूजा करूंगा जिससे मेरी अगली संतान लड़का होगी। इसी तरह मुझे बेहोश करके इसने मेरी बेटी को मारकर मेरे पास रख दिया और खून में भीगी कटार मेरे पास रख दी और सारे गांव वालों को मेरे पास बुला लाया। गांव वालों के शोर से मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने बेरहमी से मार दिया है, जिससे मैं पागल सी हो गई। गांव वालों ने समझा कि मैं बेटे के लिए पागल हो गई, जिससे मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी है। गांव वालों ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझे पीट पीट कर मार डाला और इसने मुझे जला दिया। चुड़ैल की आंखों में गुस्से की जगह दर्द भरे आंसू थे। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे गलती हो गई। गिरीश की घिनौनी हरकत सबके सामने आ चुकी थी। स्टेलिना भी रोने लगी। और सुन, तेरी मां को मैंने ही चूल्हे में सर देकर मारा था। तेरे बाप को और स्वामी के बेटे को मैंने इसी बरगद के पेड़ पर मारा था। तो और बचा फिर तू। तुझे मारती तब तक इस पाखंडी स्वामी ने मुझे यहां कैद कर दिया। ले अब देख, अपने सामने अपनी औलाद को मरते हुए देखकर कितना दर्द होता है। चुड़ैल ने रूबी, पीयूष और शेखर की तरफ बढ़ी। रुक जाओ सीमा, तुम्हें जान ही लेनी है ना? मेरी ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, मेरी प्रिया के बारे में ऐसा सोचा होता, लेकिन मैंने जो कहा था वो पूरा करूंगी। तेरे वंश का सर्वनाश। ले मर तू। चुड़ैल ने अपने तेज खूनी नाखूनों से गिरीश का गला काट दिया, जिससे गिरीश ने तड़पकर जान दे दी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, चुड़ैल ने स्टेलिना का गला दबाते हुए कहा। स्टेलिना की सांसें रुकने लगीं और आंखों से आंसू आने लगे। आंटी, प्लीज मेरी मां को छोड़ दो। हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ पता भी नहीं था। हम मां के बिना कैसे रहेंगे? उनके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप प्रिया की मां की तरह मेरी भी मां हो। हम आपके ही बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को अनाथ कैसे कर सकती हो मां? तीनों बच्चे सीमा के पैर में पड़े अपनी मां की जान की भीख मांग रहे थे। तभी सीमा अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में नफरत की जगह ममता ने ले ली। उसने स्टेलिना को छोड़ दिया। काश मुझे और मेरी बेटी प्रिया को भी इस दुनिया में जीने का हक मिलता। सीमा इतना कहते हुए आंखों में आंसू भरकर हमेशा के लिए गायब हो गई। स्टेलिना अपने बच्चों को खुद से चिपकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां का दर्द केवल एक मां ही समझ सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।